स्वास्थ्य संकट और उसका हल। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यह प्रगति का युग कहा जाता है। बुद्धि कौशल से मनुष्य ने आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सुविधा साधनों की अभिवृद्धि में आश्चर्यजनक उन्नति की है। पर जहाँ तक व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की स्थिति का संबंध है, निश्चित रूप से हम पिछड़ते चले गए हैं। इस तथाकथित उन्नति ने मानवीय सुख शांति में अभिवृद्धि नहीं, कमी ही की है। सामान्य समझ के अनुसार होना यह चाहिए कि जितने सुविधा साधन बढ़ें, उसी अनुपात से मनुष्य की सुख शांति, प्रगति और समृद्धि का पथ प्रशस्त हो। किंतु वैसा देखने में नहीं आता। लंबे अतीत की बात जाने दें और 150 वर्ष पूर्व के जो व्यक्ति अभी जीवित हैं, उनके बचपन में जो परिस्थितियां थीं, उनका विवरण सुने और आज से उसकी तुलना करें तो यही प्रतीत होगा कि इतने कम समय में कितना अधिक निषेधात्मक बदलाव हुआ है। विकृति, पतन, शोक, संताप और द्वेष दुर्भाव की ओर कितनी तेजी से बढ़े हैं। 50-100 वर्षों में धन दौलत बहुत बढ़ी है। विकास के अनेक साधन बढ़े हैं। सहकारी बैंक, सहयोग समितियां, सरकारी कृषि सहायता और समाज कल्याण कार्यक्रम, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल, यातायात साधन, डाक तार, व्यवसाय के साधन, कारखाने, नौकरी के क्षेत्र, मनोरंजन गृह आदि में भारी वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप जन साधारण की सुख शांति में उसी अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए थी और आज का मनुष्य 100 वर्ष पूर्व वालों की तुलना में अधिक सुखी एवं समुन्नत दिखाई देना चाहिए था। पर देखा, इसके ठीक विपरीत जाता है। आर्थिक सुविधा के फलस्वरूप बढ़ी हुई चमक दमक और टीम टाम के अतिरिक्त और सभी दिशाओं में आज सूनापन, खोखलापन और अधःपतन दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में विचार करें तो इन 2-3 पीढ़ियों में ही जन स्वास्थ्य की बुरी तरह दुर्दशा हो गई। पहले जहां साधारण व्यक्ति 20-30 मील पैदल आसानी से चल लेते थे, बैल न होने पर कृषि कार्यों में स्वयं उसकी स्थान पूर्ति कर लेते थे, एक सेर अन्न आसानी से हजम कर लेते थे, वहां अब 1-2 मील चलने के लिए भी सवारी का सहारा ताकना पड़ता है। शारीरिक परिश्रम सहन नहीं होता। देहाती नवयुवक अपनी अच्छी खासी खेती करने की अपेक्षा शहरों में क्लर्की ढूंढने के लिए मारे मारे फिरते हैं। उसमें श्रम से घबराहट ही प्रधान कारण है। खेती का श्रम उन्हें अखरता है। शरीर उसमें असमर्थता अनुभव करता है। यह अशक्तता इतनी व्यापक होती जाती है कि 4-6 दिन के लिए कोई बुखार खांसी का शिकार हो जाए तो संभलने में महीनों का समय चाहिए। जहां कुछ समय पूर्व लोग महीनों जूड़ी तिजारी का प्रकोप सहते हुए हल चलाते और कृषि कार्य करते रहते थे, वहां जीवनी शक्ति के अभाव में अब सामान्य रोगों का मुकाबला कर सकना भी संभव नहीं हो रहा है। अब 10-5 पैसे की दवा में कोई रोग अच्छा नहीं हो सकता। 100-200 रुपया तो जुकाम खांसी ले मरते हैं। फिर बड़ी बीमारियों के लिए तो हजारों की व्यवस्था किए बिना, सैकड़ों इंजेक्शन लगवाए बिना छुटकारा नहीं। विचारने की बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों गया। साधन बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य का स्तर बढ़ना चाहिए था, पर उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। लोग इस प्रकार कमजोर क्यों होते चले गए। महिलाएं घर का कामकाज संभालते हुए पुरुषों के साथ खेतीबाड़ी के कठोर परिश्रम में सहायता करती थीं। प्रसव होते रहते थे और किसी कष्टकर स्थिति का अनुभव न होता था। खाने को रूखा सूखा दाल दलिए जैसा भोजन, फिर भी निरोग और हष्टपुष्ट। आज परिश्रम भी कम, खाद्य पदार्थ भी मूल्यवान, सुविधाएं भी अधिक, चिकित्सा के साधन भी बहुत, फिर भी महिलाओं के स्वास्थ्य बेतरह गिरते चले जा रहे हैं। रंग रोगन करके किसी प्रकार चेहरा ही कुछ आकर्षक सा बना रहता है, बाकी भीतर देखा जाए तो बिल्कुल खोखलापन। सामान्य दुर्बलता की शिकार, रक्त की कमी, मूत्र रोग की व्यथा, यह आए दिन की शिकायतें हैं जिनमें हमारा महिला समाज ग्रसित होता चला जा रहा है। यही हाल बच्चों का है। दस्त, उल्टी, अपच, जिगर जैसे उदर रोगों में 90% बच्चे ग्रसित मिलेंगे। दवा दारू के बलबूते किसी प्रकार जिंदा रह गए
तो बड़े होने पर उनका कोई उज्जवल भविष्य नहीं बन पाता। मनुष्य जैसा बुद्धि प्रधान प्राणी अपने कर्तृत्व, पुरुषार्थ और विचारणा के आधार पर लाखों वर्षों से निरंतर आगे बढ़ता चला गया है। एक एक करके प्रगति की अनेक मंजिलें उसने पूरी की हैं। वह प्रकृति से लड़ा है, परिस्थितियों से लड़ा है, कठिनाइयों से लड़ा है और इस संघर्ष में आश्चर्यजनक स्तर की सफलता प्राप्त करता चला आया है। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में पिछले दिनों क्या गड़बड़ हो गई, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी वह क्रमशः अधिक दुर्बलता और अधिक रुग्णता का शिकार बनता चला जा रहा है। तलाश करने पर एक ही उत्तर सामने उपस्थित होता है कि आहार विहार संबंधी हमारे स्वाभाविक दृष्टिकोण में विकृति आई। न अधिक चतुरता का चाव और उपयोग का ओछा आकर्षण हमें असंयम की ओर ले दौड़ा। परिश्रम से जी चुराने की, आराम तलबी में बड़प्पन मानने की प्रवृत्ति बढ़ी। जीभ के विविध विधि स्वादों के पीछे आहार की स्वाभाविकता और सात्विकता नष्ट कर दी गई। 3/4 आहार अभक्ष्य स्तर का खाया जाने लगा। समय, मात्रा, स्वच्छता की बात ही भूल गए। जिह्वा का चटोरापन जिधर नचाता रहा, कठपुतली की तरह नाचते रहे। व्यंजन खाने वालों ने अपने को भाग्यशाली माना, देखने वालों ने लार टपकाई और सस्ती भोणी शक्ल बनाकर मरने के लिए और भी अधिक गहरा गड्ढा खोदा। सस्ते अभक्ष्य तैयार करने वालों ने प्रतिस्पर्धा में एक से अधिक बढ़कर विष उगाए। हलवाइयों, होटलों और चाट पकौड़ी की दुकानों पर ऐसे ही स्वास्थ्य के चौपट करने वाले उपहार लाखों टन नित्य बनते हैं और इन जिह्वा लोलुप लोगों के पेट में प्रवेश करके स्वास्थ्य की संपत्ति का, पाचन प्रक्रिया का सत्यानाश करते चले जाते हैं। नशेबाजी एक अद्भुत विपत्ति है। उसमें न स्वाद, न रंग, न गुण, न कुछ। पैसा, खून, मस्तिष्क, चरित्र चारों को ही बुरी तरह जलाने की बात सर्वविदित है। फिर भी न जाने कौन सा कैसा दुर्भाग्य मनुष्य के मन में घुस पड़ा कि जिसे देखो वही नशेबाजी का शिकार दिखाई पड़ता है। शराब, गांजा, अफीम, चरस, भांग की कितनी बड़ी खपत है। इसे भयावह सरकारी आंकड़ों और विक्रेताओं के हिसाब किताब से भली प्रकार समझा जा सकता है। सबसे ऊपर तंबाकू है, उसके बारे में कहना ही क्या। बीड़ी, सिगरेट, खानी, सूंघनी, छिकनी सब मिलाकर इनका इतना प्रचलन है कि अधिकांश लोगों को इसके बिना चैन नहीं। स्त्री पुरुषों की थोड़ी संख्या निकाल दी जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति मुश्किल से ही ढूंढने मिलेंगे जो किसी प्रकार का नशा न करते हों। इसमें आर्थिक अपव्यय इतना होता है कि यदि इस रकम को बचा लिया जाए तो इसी से देश भर की शिक्षा व्यवस्था बन सकती है। शारीरिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि लगभग 1/4 जीवन नशेबाजी में घट जाता है और लगभग 1/3 रोग इसी के कारण होते हैं। मन की अपवित्रता, उत्तेजना, आवेश, वासना, क्रोध, निष्ठुरता जैसी कितनी ही ऐसी बुराइयां उत्पन्न होती हैं जो नशेबाज को चारित्रिक दृष्टि से गया गुजरा और सामाजिक दृष्टि से बहुत हद तक अवांछनीय व्यक्ति बना देती हैं। विचारणीय बात है कि क्या इतनी बुराइयां और हानियां जानते हुए भी जो नशेबाजी करते हैं बुद्धिमान कहा जाए? यदि उसका मस्तिष्क तीव्र भी मान लिया जाए तो भी इतना तो स्वीकार करना होगा कि इस समझदारी का ठीक से उपयोग नहीं किया गया। दिमाग में अक्ल का होना ही काफ़ी नहीं, उसका सही तरीके से उपयोग कर सकना भी ज़रूरी है। जो अक्लमंद होते हुए बेअक्ल के काम करें उन्हें क्या कहा जाए? कामुकता की आग बालकों को छोटी उम्र में ही झुलसाने लगती है। हत्यारे फिल्म इस दिशा में बढ़ चढ़कर शूरवीरता दिखा रहे हैं। उनकी करतूत अपने आप में अद्भुत है। छोटे बालकों को कुचेष्टाओं, काम क्रीड़ाओं इस प्रयोजन के लिए रचे गए कुचक्रों की पूरी पक्की शिक्षा गंदी फिल्मों में मिल जाती है। इस तरह बचपन में, जबकि उनके स्वास्थ्य का मूल ब्रह्मचर्य का परिपक्व होना चाहिए था, उद्विग्न होने लगता है। कामुकता के विचार कच्चे मस्तिष्कों में बुरी तरह उबलते हैं। उनके दुष्परिणामों का कच्ची उम्र में ज्ञान नहीं होता। कुविचारों को रोकने और काटने की कला भी विस्तृत नहीं होती। फलस्वरूप सपने मूर्त रूप धारण करते हैं। छोटी आयु के बालक कई तरह के लज्जाजनक अश्लील कृत्य गुपचुप करने लगते हैं और उनके स्वास्थ्य की जड़ पर कुठाराघात आरंभ हो जाता है। वासना भड़काने वाला साहित्य बुक सेलरों की दुकानों पर भरा पड़ा है।
प्रकाशक लोग अब उसी तरह की चीज़ें आंधी तूफान की तरह छापते हैं, क्योंकि उन्हीं की बिक्री अधिक है, उन्हीं से लाभ अधिक है। फोटो वाले, पटरी पर बैठने वाले, पुस्तक विक्रेता की पोटली पर एक बार दृष्टि डाल लीजिए, उसमें इसी प्रकार की कामोत्तेजक गंदी बेहुदी किताबें भरी पड़ी होंगी। क्या छोटी उम्र के, क्या बड़ी उम्र के, सभी इन्हें खरीदते हैं। सिनेमा की तस्वीरों, दो नटों और नटनियों की करतूतें, उछल कूद एवं विशैली कटाक्ष सिखाने वाली गंदी कहानियों से सुसज्जित पत्र पत्रिकाओं की भरमार है। तस्वीर और कैलेंडर वाले ऐसे ही चित्र प्रकाशित करने में जुटे हैं। इस प्रकार लगता है फिल्म और प्रेस ज्ञान संवर्धन में समर्थ इन दो महान माध्यमों को काम देवता ने खरीद लिया हो। बड़ी आयु के लोग इस संबंध में छोटी आयु वालों की अपेक्षा कहीं अधिक अज्ञानी बने हुए हैं। विवाह का अर्थ कामुकता की अनियंत्रित पूर्ति माना जाने लगा है। लोग अपने शरीर की संचित जीवन शक्ति को गंदी नाली में बहा देना ही कोई बड़ा पुरुषार्थ अथवा लाभ मानते हैं। व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, शील की उपेक्षा की जा रही है और विलास को प्रमुखता मिल रही है। मर्यादाएं छोड़कर उच्छृंखल और निर्लज्ज बनते चले जा रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव मन, चरित्र और स्वास्थ्य पर पड़ता ही है। संयम के बिना शक्ति का संचय कहाँ। शक्ति की पूंजी जब इस तरह लुटाई जा रही हो तो स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं परिपुष्टता के लिए उसे कैसे बचाया, संग्रह किया जा सकता है। मनुष्य की बुद्धि विपरीतता की यह कैसी भयंकर विकृति और विडंबना है कि जो समझ, जो शक्ति, जो साधन स्वास्थ्य संवर्धन जुटाने में संलग्न होकर लोगों को स्वस्थ, सुंदर, दीर्घजीवी, बलवान, परिपुष्ट, पराक्रमी बना सकते थे, वे ही उल्टा सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में जो सुस्थिर जीवनी शक्ति रोगों का आक्रमण रोकने में, बीमारी से संघर्ष करने, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में संचित संपत्ति की तरह जमा रहती है, वह ब्रह्मचर्य से ही संग्रहित होती है। भीष्म, हनुमान, शंकराचार्य, दयानंद आदि अगणित ऐतिहासिक महापुरुष अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिभा का चमत्कार जिस आधार पर दिखा सकने में समर्थ हुए, उसका मूल ब्रह्मचर्य में ही सन्निहित था। जन स्वास्थ्य की समस्या कितनी अधिक विकट होती चली जा रही है, इसे यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि घाव भीतर ही भीतर कितना गहरा बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्ट यदा कदा छपती रहती है। उन्हें देखने से विदित होता कि कितने अजीब अजीब किस्म के रोग उपज पड़े हैं, उनमें कितने अधिक लोगों को कितना अधिक त्रास सहना पड़ता है। पुरानी बीमारियां, जूड़ी तिजारी अब कम देखने सुनने में आती हैं, क्योंकि शरीर में विजातीय पदार्थों को तेजी से मार भगाने की क्षमता ही नहीं रही। अधजली लकड़ी के कोयले जैसे धीरे धीरे सुलगते रहते हैं, वैसे वैसे मंद रोग शरीर के अंग प्रत्यंगों में जड़ जमाए बैठे रहते हैं और लकड़ी में लगे घुन की तरह उसे दिन दिन खोखला करते चले जाते हैं। लोगों से पूछताछ की जाए तो अपच की शिकायत 90% लोगों को पाई जाएगी। अच्छी तरह भूख न लगना, पाचन ठीक से न होना, दस्त साफ न होना, गैस उठते रहना, मुंह में बदबू, पेट में भारीपन, दांतों में पायरिया, मुंह में छाले जैसी शिकायतें हर किसी को मिलेंगी। नींद पूरी न आना, सिर भारी रहना, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी अधिक लगना, शरीर का निर्जीव सा रहना, थोड़ा काम करते ही भारी थकान का होना जैसी शिकायतें शायद ही किसी विरले व्यक्ति को न हों। अब यह बीमारियां भी एक प्रकार की फैशन बन गई हैं। जिस प्रकार कलाई में घड़ी बंदी रहना एक शान है, उसी प्रकार जुकाम, खांसी, बवासीर, नींद लगने की गोली, एस्प्रिन आदि 10-5 दवाएं साथ न रहें तो समझा जाएगा वह गंवार किस्म का आदमी है, फैशनेबल बाबूजी नहीं। यह सामान्य शिकायतें हुईं। अन्य कितने ही तरह के रोग धीरे धीरे जन स्वास्थ्य का अंग बनते चले जा रहे हैं। जोड़ों में दर्द, दिल की धड़कन, जुकाम, प्रमेह, प्रदर, पेशाब की जलन, बवासीर, मधुमेह जैसी बीमारियां नवज पकड़कर अंधाधुंध हर किसी को बताना शुरू कर दीजिए। 3/4 आदमी यही कहेंगे, आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमें इन्हीं रोगों का कष्ट है।
इनके अतिरिक्त अलग अलग प्रकृति और परिस्थितियों के लोग अलग अलग किस्म की बीमारियों से ग्रसित देखे जाते हैं। कोढ़, तपेदिक, उपदंश, दमा, फीलबंद, रक्तचाप जैसे रोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि उनकी चिकित्सा का कोई प्रबंध ठीक से बन नहीं पड़ रहा है। एक हकीम की धूल चाटकर दूसरे डॉक्टर के द्वारे नाक रगड़ते और हर जगह से ठगे और निराश व्यक्ति लाखों की संख्या में देखे जा सकते हैं, जो तथाकथित चिकित्सा और चिकित्सकों के फेर में अपनी टुली मिली सब खर्च करा चुके और अंत में झक मारकर जिस तिस परिस्थिति में पड़े कराह रहे हैं। तथाकथित चिकित्सा विज्ञान की इन दिनों बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। सरकारी अस्पतालों की संख्या सामर्थ्य उत्साहपूर्वक बढ़ाई जा रही है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या हर साल बढ़ रही है। सुशिक्षित डॉक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसाय की भारी उन्नति है। किसी भी हाट बाजार में चले जाइए, पान बीड़ी बेचने वालों की तरह औषधि विक्रेताओं, चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या मिल जाएगी। उन पर ग्राहकों की भीड़ भी मिलेगी। नित नई औषधियों के आविष्कार का क्रियाकलाप तेजी से चल रहा है। अनुसंधान केंद्र और निर्माणशालाएं पूरे वेग से अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक चमत्कारी औषधि बाजार में आने की घोषणा होती है। इतना प्रबल प्रयास होते हुए भी जन स्वास्थ्य में रत्ती भर भी सुधार नहीं हो रहा है। वरन सच तो यह है कि स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इसका साक्षी हर व्यक्ति स्वयं है। किसी से भी उसके स्वास्थ्य का इतिहास पूछ लीजिए, वह यही कहेगा, बढ़ते खून के थोड़े से वर्ष जरा अच्छी तरह जरूर रह गए, बाकी तो दिन दिन स्वास्थ्य गिरता ही चला जा रहा है। बाहर से देखने में चेहरा कुछ अच्छा सा भले लगता हो, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला हो गया। बाहर के लोग ऊपरी शक्ल देखकर किसी के अच्छे स्वास्थ्य का अनुमान लगाते रहते हैं, पर जिस पर बीतती है असली वही जानता है। अस्वस्थता का जो व्यापक दौर चल रहा है, स्वास्थ्य संपत्ति का जो बुरी तरह ह्रास हो रहा है, उसका कारण भौतिक अथवा प्रकृति प्रकोप का नहीं, मात्र मानवीय दुर्बुद्धि है। उल्टा सोचने, उल्टा समझने और उल्टा करने से ही यह संकट प्रस्तुत हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि चिंतन एवं क्रियाकलाप में घुसी विकृतियों को निकाल बाहर किया जाए। ऐसा वातावरण जो चिंतन को भ्रष्ट बनाता हो, उसे बदलने और सुबल को तैयार करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए सत्साहित्य उद्बोधन, गोष्ठी, धार्मिक आयोजन जैसे अनेकों माध्यमों का अवलंबन लिया जा सकता है। इसके लिए युग निर्माण योजना के कार्यक्रमों को अपनाया जा सकता है। प्रस्तुत स्वास्थ्य संकट का हल इसी प्रकार निकलेगा।